स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं 11वीं कक्षा के लिए एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक अंतरा भाग 1 के गद्य खंड से पाठ ज्योतिबा फूले। यह एक निबंध है और इसे लिखा है सुधा अरोड़ा जी ने। ज्योतिबा फूले निबंध में लेखिका ने ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी द्वारा समाज में किए शिक्षा और समाज सुधार संबंधी कार्यों का महत्व बताया है। सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों का विरोध कर उन्होंने दलितों, शोषितों और स्त्रियों की समानता के हक की लड़ाई लड़ी। इसके कारण समाज का व्यापक विरोध भी उन्हें झेलना पड़ा। उस दौर की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनका संघर्ष निर्णायक महत्व रखता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं लेखिका के बारे में। लेखिका सुधा अरोड़ा। इनका जन्म लाहौर, पाकिस्तान में लाहौर पाकिस्तान में हुआ। उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुई। इसी विश्वविद्यालय के 2 कॉलेजों में उन्होंने 1969 से 71 तक अध्यापन कार्य किया। कथा साहित्य में सुधा अरोड़ा एक चर्चित नाम है। उनके कई कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, जैसे बगैर तराशे हुए, युद्ध विराम, महानगर की भौतिकी, काला शुक्रवार, कांसे का गिलास तथा औरत की कहानी संपादित आदि। उनकी कहानियां लगभग सभी भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त कई विदेशी भाषाओं में अनुदित हैं। उन्होंने भारतीय महिला कलाकारों के आत्मकथ्यों के 2 संकलन दहलीज को लांघते हुए और पंखों की उड़ान तैयार किए हैं। अभी शुरुआत में मैं बात कर रही थी उनके जन्म की, तो उनका जन्म सन 1948 में हुआ। लेखन के स्तर पर पत्र पत्रिकाओं में भी बराबर उनकी सक्रिय भागीदारी हुई है। पाक्षिक सारिका में आम आदमी, जिंदा सवाल और राष्ट्रीय दैनिक जनसत्ता में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर उनका साप्ताहिक स्तंभ वामा बहुत चर्चित रहा है। महिला संगठनों के सामाजिक कार्यों के प्रति उनकी सक्रियता एवं समर्थन जारी है। महिलाओं पर केंद्रित औरत की दुनिया बनाम दुनिया की औरत लेखों का संग्रह शीघ्र प्रकाश्य है। ये जिस समय लिखा गया था उस समय यह प्रकाशित होने ही वाला था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा उन्हें विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुधा अरोड़ा मूलतः कथाकार हैं। उनके यहाँ स्त्री विमर्श का स्वर आक्रामक न होकर सहज और संयत है। सामाजिक और मानवीय सरोकारों को वे रोचक ढंग से विश्लेषित करती हैं। तो आइए देखते हैं इस निबंध को। ज्योतिबा फूले। यह अप्रत्याशित नहीं है कि भारत के सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में जिन 5 समाज सुधारकों के नाम लिए जाते हैं उनमें महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम का शुमार नहीं है। इस सूची को बनाने वाले उच्च वर्णीय समाज के प्रतिनिधि हैं। ज्योतिबा फूले ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा और सुधार के समर्थक नहीं थे। उन्होंने पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता पर हल्ला बोल दिया। उनके द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज और उनका क्रांतिकारी साहित्य इनका प्रमाण है। जब ब्राह्मणों ने कहा विद्या शूद्रों के घर चली गई, तो फूले ने तत्काल उत्तर दिया, सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई, भूदेव शर्मा गए। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा अंदाजा हो ही गया होगा यहाँ पर संदर्भों से कि किसकी बात की जा रही है। कुछ शब्दों की पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम अप्रत्याशित यानी कि जिसकी उम्मीद भी ना हो, और शुमार यानी कि गिनती शामिल, उच्च वर्णीय यानी कि ऊंचे वर्ण के, और ऊंचे वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये आप जान रहे हैं। हल्ला बोल दिया यानी कि हल्ला बोलना एक मुहावरे की तरह उपयोग में आता है, जिसका अर्थ होता है कि उसके खिलाफ बात करना। शूद्रों के घर चली गई, शूद्र से आप क्या संदर्भ है इसको समझ सकते हैं, जहां पर हम उच्च वर्ण की बात करते हैं और उसके साथ शूद्रों का क्या संबंध बैठता है। समाज में जो वर्ण व्यवस्था की गई थी उसमें जो उच्च वर्ण के लोग थे वो उच्च वर्णीय कहलाए और जो निम्न वर्ण के लोग थे वो शूद्र कहलाए। तो यहाँ पर जब जाति और वर्ग व्यवस्था में निहित शोषण प्रक्रिया एक दूसरे के पूरक बन गए थे, उस समय राज सत्ता और ब्राह्मण आधिपत्य के अंतर्गत धर्मवादी सत्ता
परस्पर साठ गांठ कर सामाजिक व्यवस्था और मशीनरी का उपयोग करती थी। उन्होंने उस समय की शोषण व्यवस्था के विरुद्ध दलितों के साथ ही स्त्रियों को भी आंदोलन करने की सलाह दी थी। और आज हम देख सकते हैं कि दलित विमर्श और स्त्री विमर्श जैसे जो शब्द हैं वो कितने ज्यादा प्रचलन में हैं। तो ज्योतिबा फुले ने मुख्य रूप से जो उच्च वर्णीय, जो उस समय की व्यवस्था थी उसमें उच्च वर्णीय लोगों का जो प्रभुत्व था उसको तोड़ते हुए सबके लिए विद्या को सुलभ करना, इस बात पर जोर दिया था। आगे पढ़ते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले ने वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था में निहित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया। उनका कहना था कि राज सत्ता और ब्राह्मण आधिपत्य के तहत धर्मवादी सत्ता आपस में साठ गांठ कर इस सामाजिक व्यवस्था और मशीनरी का उपयोग करती है। उनका कहना था कि इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को आंदोलन करना चाहिए। यहाँ पर वो बात करती हैं शोषण व्यवस्था की और वर्ग व्यवस्था की और जाति वर्ण जाति व्यवस्था की। ये सब क्या है? वर्ण और जाति के आधार पर लोगों को बांटा गया, जैसा कि आप जानते हैं। अब वर्ण जाति और वर्ग व्यवस्था करने के बाद उसका जो बांटने का मूल कारण था वो बहुत पीछे रह गया कि काम के आधार पर लोगों को बांटा गया ताकि काम करने में आसानी हो। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये एक तरह से वर्चस्व का रूप लेने लगा, ऊंची जाति और नीची जाति के रूप में से देखा जाने लगा और एक तरह शोषण की प्रक्रिया वहां पर चलने लगी। आपने कई कहानियां पढ़ी होंगी, आपने चतुरी चमार कहानी पढ़ी होगी, सदगति कहानी पढ़ी होगी और इन सब में आपने देखा होगा कि किस तरह सिर्फ छुआछूत के कारण, वर्ण व्यवस्था के कारण शोषण होता है। तो इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने न केवल दलितों को बल्कि स्त्रियों को भी आंदोलन करने के लिए सचेत किया। महात्मा ज्योतिबा फुले के मौलिक विचार गुलामगिरी, शेतकऱ्यांचा आसूड यानी कि किसानों का प्रतिशोध, सार्वजनिक सत्य धर्म आदि पुस्तकों में संग्रहित हैं। उनके विचार अपने समय से बहुत आगे थे। आदर्श परिवार के बारे में उनकी अवधारणा है, जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, वह परिवार एक आदर्श परिवार है। अब आप ही बताइए कि इस परिभाषा से क्या समझ में आता है, कैसे वह एक आदर्श परिवार हो सकता है? यानी कि ऐसा परिवार जिसमें एक ही परिवार में रहते हुए सभी को अपने अपने धर्मों का पालन करने की छूट हो और सभी एक दूसरे के धर्मों की इज्जत करें, वैसा ही परिवार एक सुखी परिवार हो सकता है। और अगर इस देश को हम एक परिवार के रूप में देखें तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें सभी धर्मों की प्रतिष्ठा होनी चाहिए और सभी धर्मों की बराबर हमें इज्जत करनी चाहिए और तभी यह परिवार एक आदर्श परिवार बन जाएगा। उनकी सोच अपने समय से बहुत आगे थी। आप सोच सकते हैं कि जिस समय में ये लिखा गया होगा, जिस समय में उन्होंने इस तरह की बातें की होंगी, वह समय आज से कितना पहले का है। और आज जाकर, आज अभी जिस युग में आप जी रहे हैं, जिस युग में हम जी रहे हैं, उस युग में हम इन चीज़ों पर बहुत कुछ काम कर पाए हैं और काफ़ी हद तक ये जो यहाँ पर आप बंटवारा देख रहे हैं वो आधुनिक युग में बहुत कम हो गया है। फिर भी ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं दिख जाएंगी। आधुनिक शिक्षा के बारे में फूले कहते हैं, यदि आधुनिक शिक्षा का लाभ सिर्फ उच्च वर्ग को ही मिलता है तो उसमें शूद्रों का क्या स्थान रहेगा? गरीबों से कर जमा करना और उच्च वर्गीय लोगों के बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना, किसे चाहिए ऐसी शिक्षा? क्या आप उनके इस वाक्य से आज सहमत हैं? आज परिस्थितियां काफी बदल गई हैं और शिक्षा का लाभ सिर्फ उच्च वर्ग तक सीमित नहीं रह गया है। उसमें शूद्रों का, जिसे यहाँ पर शूद्र कहा जा रहा है, तो आज के युग में शिक्षा सबके लिए सुलभ मानी जाती है। लेकिन फिर भी धन का एक अंतर है। जिसके पास अधिक धन है वो अधिक फैसिलिटीज वाला, जिसको हम कह सकते हैं सुविधाओं वाला शिक्षा प्राप्त कर पाता है, और जिसके पास धन कम है वो उन सुविधाओं से वंचित रह जाता है। तो गरीबों से कर जमा करना और उसे उच्च वर्गीय लोगों के बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना, उस समय की व्यवस्था को आप सोचिए, जब गरीबों से कर तो लिया जाता था लेकिन उनके बच्चे नहीं पढ़ते थे, तो शिक्षा पर जो कर का भाग खर्च होता था उसमें उनके बच्चे कहीं शामिल ही नहीं थे। तो ऐसी शिक्षा भला कौन चाहेगा? स्वाभाविक है कि विकसित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले और सर्वांगीण समाज सुधार न चाहने वाले तथाकथित संभ्रांत समीक्षकों ने महात्मा फूले को समाज सुधारकों की सूची में कोई स्थान नहीं दिया। यह ब्राह्मणी मानसिकता की असलियत का भी पर्दाफाश करता है। 1883 में ज्योतिबा फूले अपने बहुचर्चित ग्रंथ
शेखर यांच्या आसूड के उपोद्घात में लिखते हैं, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए, इतने अनर्थ एक अविद्या ने कर दिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षा का महत्व किस तरह उन्होंने बताया है कि शिक्षा के बिना हमारा मत भ्रष्ट हो जाता है, यानी कि हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान के बिना हम किसी नीति को नहीं जान पाते हैं, नीति के बिना हमारी बढ़त नहीं होती है, हम आगे बढ़ नहीं पाते, हमें कोई गति नहीं रहती है। और जब हमें कोई गति नहीं रहेगी तो हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, वित्त भी नहीं रहता है। और जब हमारे पास पैसा नहीं होता है तो शूद्र का विकास ही नहीं होता है। और इतने सारे अनर्थ, यानी कि शूद्रों के विकास ना हो पाने का कारण क्या है, विद्या है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखा है, स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने इसलिए बंद कर रखे हैं कि वह मानवीय अधिकारों को समझ ना पाए। जैसी स्वतंत्रता पुरुष लेता है वैसी स्वतंत्रता स्त्री ले तो पुरुषों के लिए अलग नियम और स्त्रियों के लिए अलग नियम, यह पक्षपात है। ज्योतिबा ने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने वाली नई विवाह विधि की रचना की। पूरी विवाह विधि से उन्होंने ब्राह्मण का स्थान ही हटा दिया। उन्होंने नए यानी कि विवाह के अवसर पर पढ़े जाने वाले मंत्र तैयार किए। वे चाहते थे कि विवाह विधि में पुरुष प्रधान संस्कृति के समर्थक और स्त्री की गुलामगिरी सिद्ध करने वाले जितने मंत्र हैं वो सारे निकाल दिए जाएं। अब इस वाक्य पर ज्यादा आगे बढ़ने से पहले हमें दो चीजें जाननी होंगी। सबसे पहली बात तो ये जाननी होगी कि उस समय स्त्री शिक्षा के दरवाजे बंद थे, आज स्त्री शिक्षा के दरवाजे खुले हुए। तो जब ये लेख हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये बातें आती हैं कि ऐसा तो नहीं है, लेकिन उन जगहों पर आप थोड़ा रुकिए और थोड़ा पीछे जाकर देखिए और फिर आज के समाज को देखिए। आज के समाज में स्त्रियों को कहा जाता है कि बराबर की स्वतंत्रता मिली हुई है, लेकिन आप देखेंगे कि कई जगहों पर तकनीकी शिक्षा लड़कियों को नहीं दी जाती है, उन्हें पारंपरिक शिक्षा से जोड़कर रखा जाता है। कई जगहों पर आप देखेंगे कि बच्चों में अंतर किया जाता है, लड़कों की पढ़ाई पर ज्यादा खर्च किया जाता है, लड़कियों की पढ़ाई पर कम खर्च किया जाता है। और इसके पीछे दलील ये दी जाती है कि लड़की की शादी भी करनी है, उसमें भी खर्च होगा। तो इस तरह की चीजें आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। तो आज से पहले कितनी अधिक ये विद्यमान रही होगी। अब जहां तक विवाह विधि की बात है तो विवाह विधि में आप पहले जान लीजिए कि हमारी पारंपरिक विधि क्या है, उसके श्लोक क्या है, उन श्लोकों के अर्थ क्या हैं। उसके बाद अब यहाँ देखिए आप कि वो वहां पर क्या बदलाव चाहती थी, वे सारे निकाल दिए जाएं। उनके स्थान पर ऐसे मंत्र हों जिन्हें वर वधू आसानी से समझ सकें। ज्योतिबा ने जिन मंगलाष्टकों की रचना की उनमें वधू वर से कहती है, स्वतंत्रता का अनुभव हम स्त्रियों को है ही नहीं। इस बात की आज शपथ लो कि स्त्री को उसका अधिकार दोगे और उसे अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करने दोगे। यह आकांक्षा सिर्फ वधू की नहीं, गुलामी से मुक्ति चाहने वाली हर स्त्री की थी। स्त्री के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए ज्योतिबा फुले ने हर संभव प्रयत्न किए। और आज के समाज में भी आप देख सकते हैं कि शादी के बाद कई सारे घरों में बहुत सी पाबंदियां बहू पर लग जाती हैं। बेटियों को, उसी घर की बेटियों को जितनी छूट मिलती है उतनी छूट बहुओं को नहीं मिल पाती है। लेकिन ज्योतिबा फुले एक ऐसे समाज का निर्माण चाहती थी जहां पर कि वधू को स्वतंत्रता का अनुभव हो। वह अपने जीवन साथी से यह ऐसा एक तरह से चाहती थी कि स्त्रियों को उनका अधिकार मिले और वो अपनी स्वतंत्रता का अनुभव कर सकें। 1888 में जब ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया, हमने पहले बात की थी महात्मा ज्योतिबा फुले, तो 1888 में उन्हें इस उपाधि से सम्मानित किया गया। तो उन्होंने कहा, मुझे महात्मा कहकर मेरे संघर्ष को पूर्ण विराम मत दीजिए। जब व्यक्ति मठाधीश बन जाता है तब वह संघर्ष नहीं कर सकता, इसीलिए आप सब साधारण जन ही रहने दें, मुझे अपने बीच से अलग ना करें। महात्मा ज्योतिबा फुले की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे जो कहते थे उसे अपने आचरण और व्यवहार में उतार कर दिखाते थे। इस दिशा में अग्रसर उनका पहला कदम था अपनी पत्नी सावित्री बाई को शिक्षित करना। ज्योतिबा ने उन्हें मराठी भाषा ही नहीं, अंग्रेजी लिखना पढ़ना और बोलना भी सिखाया। सावित्री बाई की भी बचपन से शिक्षा में रुचि थी और उनकी ग्राह्य शक्ति यानी कि किसी चीज को समझने की शक्ति तेज थी।
उनके बचपन की एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। 6-7 साल की उम्र में वह हाट बाजार अकेली ही चली जाती थी। एक बार सावित्री शिखल गांव के हाट में गई। वहां कुछ खरीदकर खाते खाते उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ मिशनरी स्त्रियां और पुरुष गा रहे हैं। एक लाट साहब ने उसे खाते हुए और रुककर गाना सुनते हुए देखा तो कहा, इस तरह रास्ते में खाते खाते घूमना अच्छी बात नहीं है। सुनते ही सावित्री ने हाथ का खाना फेंक दिया। लाट साहब ने कहा, बड़ी अच्छी लड़की हो तुम, यह पुस्तक ले जाओ। तुम्हें पढ़ना ना आए तो भी इसके चित्र तुम्हें अच्छे लगेंगे। घर आकर सावित्री ने वह पुस्तक अपने पिता को दिखाई। आग बबूला होकर पिता ने उसे कूड़े में फेंक दिया। ईसाइयों से ऐसी चीजें लेकर तू भ्रष्ट हो जाएगी और सारे कुल को भ्रष्ट करेगी, तेरी शादी कर देनी चाहिए। सावित्री ने वह पुस्तक उठाकर एक कोने में छुपा दी। सन 1840 में ज्योतिबा फुले से विवाह होने पर वह अपने सामान के साथ उस किताब को सहेज कर ससुराल ले आई और शिक्षित होने के बाद वह पुस्तक पढ़ी। 14 जनवरी 1848 को पुणे के बुधवार पेट निवासी भिड़े के बाड़े में पहली कन्याशाला की स्थापना हुई। कन्याशाला यानी कि बालिकाओं को पढ़ाने का विद्यालय। पूरे भारत में लड़कियों की शिक्षा की यह पहली पाठशाला थी। भारत में 3000 सालों के इतिहास में इस तरह का काम नहीं हुआ था। शूद्र और शूद्रातिशूद्र लड़कियों के लिए, शूद्र और शूद्रातिशूद्र यानी कि एक तो शूद्र और शूद्रातिशूद्र यानी कि शूद्रों में भी शूद्र लड़कियों के लिए एक के बाद एक पाठशालाएं खोलने में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई को लगातार व्यवधानों, अड़चनों, लांछनों और बहिष्कार का सामना करना पड़ा। जब भी आप समाज में कोई ऐसा काम करते हैं जो पहले से चलन में नहीं होता है तो क्या होता है, समाज उसको आसानी से स्वीकार नहीं करता। तो ज्योतिबा के धर्म भीरू पिता ने पुरोहितों और रिश्तेदारों के दबाव में अपने बेटे और बहू को घर छोड़ देने पर मजबूर किया। सावित्री जब पढ़ाने के लिए घर से पाठशाला तक जाती तो रास्ते में खड़े लोग उसे गालियां देते, थूकते, पत्थर मारते और गोबर उछालते। दोनों पति पत्नी सारी बाधाओं से जूझते हुए अपने काम में डटे रहे। 1840 से 1890 तक 50 वर्षों तक ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने एक प्राण होकर अपने मिशन को पूरा किया। कहते हैं एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने हर मुकाम पर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। मिशनरी महिलाओं की तरह किसानों, अछूतों की झुग्गी झोपड़ियों में जाकर लड़कियों को पाठशाला भेजने का आग्रह करना या बाल हत्या प्रतिबंधक गृह में अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए दरवाजे खोल देना और उनके नवजात बच्चों की देखभाल करना या महार, चमार और मांग जाति के लोगों की एक घूंट पानी पीकर प्यास बुझाने की तकलीफ देखकर अपने घर के पानी का हौद सभी जातियों के लिए खोल देना, हर काम पति पत्नी ने डंके की चोट पर किया और कुरीतियों, अंधश्रद्धा और पारंपरिक अनीतिपूर्ण रूढ़ियों को ध्वस्त कर दलितों, शोषितों के हक में खड़े हुए। आज के प्रतिस्पर्धात्मक समय में जब प्रबुद्ध वर्ग के प्रतिष्ठित जाने माने दंपति साथ रहने के कई वर्षों बाद अलग होते ही एक दूसरे को संपूर्णतः नष्ट, भ्रष्ट और एक दूसरे की जड़ें खोदने पर आमादा हो जाते हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का एक दूसरे के प्रति और एक लक्ष्य के प्रति समर्पित जीवन एक आदर्श दाम्पत्य की मिसाल बनकर चमकता है। तो यहाँ पर आपने देखा इस पूरे निबंध में कि किस तरह से महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का जीवन पूरी तरह से समर्पित रहा कि समाज में कुछ अच्छा हो सके, लोगों का जो जाति पर आधारित या लिंग पर आधारित भेदभाव है वह समाप्त हो सके और शोषण व्यवस्था जिसमें कि दलितों के अलावा स्त्रियों का भी शोषण हो रहा था, उन चीज़ों के खिलाफ उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया और इस तरह स्त्री समानता और ये जाति आधारित समानता को उन्होंने विस्तार दिया इस बात को। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगा और साथ ही साथ आप इसके बारे में, यह एक निबंध है जिसे सुधा अरोड़ा जी ने लिखा है, तो इसके बारे में आप और ज़्यादा जान पाएंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।